हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने प्रोटोजोआ फाइलम का जो जंतु है ट्राइपनोसोमा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्राइपनोसोमा को अपने दो भागों में पढ़ेंगे। पहला इसकी जनरल स्ट्रक्चर है वो, और जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरे में अपने इसकी जो लाइफ साइकिल या जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो ट्राइपनोसोमा है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो ट्राइपनोसोमा जो जंतु है वो फाइलम प्रोटोजोआ का जंतु है, और इसका सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, और जो इसकी क्लास है वो जूमेस्टिगोफोरा है। अच्छा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, और जो फैमिली है इसकी ट्राइपिनोसोमिडी, और जीनस ट्राइपनोसोमा, और जो इसकी स्पीसीज है वो गेम्बियंस, जो अपने पर्टिकुलर जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो वो इसकी है ब्रूसी गेम्बियंस। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा ट्राइपनोसोमा ब्रूसी गेम्बियंस। तो इसके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। तो जो ट्राइपनोसोमा है वो जूफ्लोजिलेट्स जंतु है। तो जूफ्लोजिलेट में भी और परजीवी दोनों प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं, और फाइटोप्लैजिलेट जंतुओं में ये प्राणी भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल युक्त हरित लवक और पैरामाइजिन ग्रेन्यूल्स नहीं होती है। अनेक परजीवी जूफ्लोजिलेट जंतु मनुष्य और अन्य जंतु के जो ब्लड और जो उनके टिश्यूज हैं उनके अंदर अपना निवास या वास करते हैं। तो इसी प्रकार जो ट्राइपनोसोमा है वो दो जंतुओं के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट मनुष्य, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो सीसी फ्लाई, या जिसको सेट्सी फ्लाई भी कहते हैं, जिसका जूलॉजिकल नेम ग्लोसिना पाल्पिलिस। अगर अपन इसकी सामान्य जो बात करें तो सभी जो ट्राइपनोसोमा है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक केंद्र की होते हैं, और शरीर में केवल एक फ्लैजेला इनके अंदर होता है जो उसके एंटीरियर पार्ट में, मिडिल पार्ट में या उसके पोस्टीरियर भाग के अंदर स्थित होते हैं। ब्लिफरोप्लास्ट, या जिसको अपने बेसल बॉडी या काइनेटोसोम भी कहते हैं, वहाँ से इसकी जो ओरिजिन होती है फ्लैजेला की। तो ब्लिफरोप्लास्ट के निकट ही डीएनए धारण करने वाला इसके अंदर काइनेटोप्लास्ट होता है, और फ्लैजेला जंतु के शरीर की लंबाई में फैला रहता है, और जो झिल्लीदार वलन या अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की बाहरी सीमा बनाता है। तो अपने सबसे पहले इसकी जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ट्राइपनोसोमा की उसकी जो ट्राइपनोसोमा की जो बहुरूपता है या जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर जो काइनेटोप्लास्ट और जो ब्लिफेरोप्लास्ट की जो स्थिति है कि वो किस तरह से व्यवस्थित है, और फ्लैजेला द्वारा अपनाए गए मार्ग के अनुसार ये 4 आकार के ट्राइपनोसोमा जंतु होते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर, जैसे इसकी जनरल स्ट्रक्चर में देखें तो जैसे पहला है इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, अंडाकार है, जिसके अंदर चारों तरफ क्या है, इसकी झिल्ली है जैसे पेलिकल के द्वारा घिरी हुई, और बीच सेंटर के अंदर इसका क्या न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आगे की तरफ इसके अंदर इसका काइनेटोप्लास्ट और फ्लैजेला ये आगे की तरफ स्थित है, और जो फ्लैजेला है वो जो इसकी जो जनरल बॉडी है उसके अंदर तक सीमित है। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेज है जिसे अपने लिस्मानिया या एमेस्टिगोट स्टेज भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी की बात करें तो दूसरी स्टेज के अंदर देखो
अपनी इसकी बॉडी है वो क्या है, सिलेंडराकार हो गई, आगे से न्यूक्लियर और पीछे की तरफ से ब्लंट है थोड़ी, है ना। सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आगे की तरफ इसके अंदर काइनेटोप्लास्ट और जो ब्लीफेरोप्लास्ट या जो इसका फ्लेजेला है वो स्थित है, और फ्लेजेला है वो बाहर की तरफ फ्री, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आगे की तरफ बढ़ता हुआ है। तो ये इसकी दूसरी लेप्टोमोनाड स्टेज है। फिर तीसरी स्टेज क्राइथीडियल स्टेज है, जो आगे की तरफ से क्या है, नुकीली है और पीछे की तरफ से ब्लंट, और ये छोटी होती है, स्टम्पी स्टेज है इसकी, जिसको अपने क्राइथीडियल फॉर्म कहते हैं, क्राइथीडियल या एपिमेस्टिगोट। तो इसकी अगर स्टेज की बात करें अपने, तो न्यूक्लियस के आगे की तरफ इसका काइनेटोप्लास्ट, फिर उसका ब्लीफेरोप्लास्ट, और वहाँ से क्या फ्लेजेला निकल रहा है, और निकलने के बाद में ये आगे की तरफ इसकी जो पेलिकल या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे जुड़ता हुआ आगे की तरफ फ्री है पूरी तरह से। तो ये इसकी तीसरी जो क्राइथीडियल स्टेज है वो है। और चौथी इसकी ट्राइप्नोसोम जो फॉर्म है, तो उसके अंदर अपन जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, सेंटर में न्यूक्लियस और पीछे की तरफ इसका काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट, और वहाँ से एक झिल्ली जो इसकी जो फ्लेजेला फ्री निकलता है, और वो इसकी जो पेलिकल या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे चिपकते हुए और आगे की तरफ जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ से स्वतंत्र रूप से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन का पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये इसकी जो मेन जो फॉर्म है वो 4 अवस्थाओं के अंदर इसके अंदर पाया जाता है ये। अच्छा, जो एक प्रपोशी या जो एक होस्ट है उसके अंदर जो ट्राइप्नोसोमा है वो अपनी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में 2 या 2 से अधिक रूपों के अंदर पाया जाता है। ये इसकी जो स्टेजेज है। अच्छा, ये जंतु अपन पहले चर्चा की है अपने की, ये डाइजेनेटिक है ना, द्वितीय प्रपोशी है। तो इसका प्राइमरी होस्ट मनुष्य है, सेकेंडरी होस्ट इसके अंदर सेट्सी फ्लाई है। अच्छा, इसके अंदर कुछ रिजर्वोयर होस्ट भी होते हैं जिसके अंदर मंकी, पिग, बुफेलो, ये बारहसिंगा वगैरह जितने भी हैं। तो ट्राइप्नोसोमा जो गैम्बियंस या जो अपन जो डिजीज जो इसके द्वारा की जाती है, तो ट्राइप्नोसोमा ब्रूस गैम्बियंस और जो ट्राइप्नोसोमा ब्रूसी 2 स्पीसीज होती है जो पर्टिकुलर क्रम से इसके अंदर वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका यहाँ पर ये दोनों पाई जाती है। अच्छा, इनके द्वारा जो डिजीज़ होती है वो कौन सी है, स्लीपिंग सिकनेस। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, जिसे अपने गैम्बियन ट्राइप्नोसोमियासिस भी कहते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टार्ट में जो संक्रमण की जो सर्वाधिक घटना है वो जो ये कौन से देशों के अंदर है, जो अफ्रीका के देश है वहाँ पर है। तो जो इसकी आरंभिक अवस्था है वहाँ पर जो संक्रमण की घटना है वो जो नदी, झील है ना, इनके जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। तो क्योंकि इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो इसको जो वाहक जो इसकी जो कैरियर सेट्सी फ्लाई है वो सर्वाधिक जो वहाँ के जो जंगल या जो वनस्पति है वहाँ पर पाई जाती है। तो ग्लोसिना पाल्पेलिस जो कि ये सेट्सी फ्लाई है उसका जूलॉजिकल नेम है, ये इसका प्रमुख वाहक है जो इसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाने का कार्य करती है। अच्छा, ट्राइप्नोसोमा जो गैम्बियंस को 1901 में सबसे पहले फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अवलोकित किया था, और सर डेविड ब्रूस ने यह पता लगाया था कि स्लीपिंग सिकनेस का स्थानांतरण सेट्सी फ्लाई के द्वारा होता है। अच्छा, अपन डिजीज़ की बात करें, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या जो गैम्बियंस ट्राइप्नोसोमियासिस है उसके जो कैरेक्टर्स की बात करें अपने, तो सर्वप्रथम परजीवी मनुष्य के रुधिर और जो लिम्फ ग्लैंड्स है उसके अंदर ये वास करते हैं। फिर बाद में ये सीनस के जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जैसे बुखार, एनीमिया, आलस्य है ना। फिर उसके बाद में क्या होती है, धीरे धीरे इसमें जो नींद की प्रवृत्ति बढ़ती है आलस्य के कारण, तो धीरे धीरे उसमें नींद आती है। फिर अंततः क्या होता है, उसकी लंबी नींद के कारण मृत्यु हो जाती है।
तो ग्लोसिना पाल्पिलिस नामक सेट्सी फ्लाई इसका प्रमुख वाहक है। जो मेन जो कैरियर है वो कौन सी है, ग्लोसिना पाल्पिलिस। इसके अलावा एक इसकी स्पीशीज और होती है ग्लोसिना टेकिनोइड्स, ये भी इसके अंदर वाहक का कार्य करती है। अच्छा, जो ये जंतु होते हैं इनके अंदर ट्राइपनोसोमा प्राणी पालतू और जो जंगली जंतु है जैसे बंदर, सुअर, बारहसिंगा, भैंसे, इनके अंदर ये अस्थायी या रिजर्वायर होस्ट की भांति भी इनको उपयोग करता है। इन रिजर्वायर होस्ट में परजीवी परिवर्तन न करके केवल मानव में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करता है, वहाँ पर वो इंतज़ार करता रहता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं जो सेक्सी फ्लाई है वो जो अन्य जो कैटल्स है उनको काट लेती है, तो ये उनमें स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये इसके अंदर इसकी जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और इसकी डायजेनेटिक अवस्था और जो इसकी डिजीज है उससे संबंधित। फिर इसके बाद में अपन इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी जो साइज और शेप है, तो साइज और शेप के अंदर जो ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस है वो एक कोशिकीय है या यूनिसेल्युलर है। और इसका जो बॉडी होती है वो कौन सी होती है, माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी है, जिसको अपने नेक्ड आई से ऐसे नहीं देख सकते, है ना। तो और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लंबी पत्ती के समान है, चपटी, है ना, दोनों सिरों पर ये सूंडाकार होती है और यह 10 से 40 माइक्रोन तक इसकी लंबाई होती है और 2.5 से 10 माइक्रोन तक चौड़ा होता है। अच्छा, इसका इंटीरियर एंड है जिसे फ्री फ्लेजेला निकला रहता है, जो नुकीला, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आगे का कौन सा नुकीला और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ब्लंट होता है। अच्छा, ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस की जो ट्राइपनोसोम फॉर्म है वो कौन सी, लंबी और पतली है, और जो क्राइथीडील है वो कौन सी, छोटी और स्टम्पी फॉर्म है। 2 रूप के अंदर होती है। इनमें से जो पहला रूप है वो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों होस्ट के अंदर पाया जाता है, जो ट्राइपनोसोम और क्राइथीडियल फॉर्म है, जबकि जो दूसरी फॉर्म है कौन सी, क्राइथीडियल, केवल इनवर्टिब्रेट तक सीमित होती है। अच्छा, वर्टिब्रेट होस्ट की जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें ट्राइपनोसोम प्राणी लॉन्ग सिलेंडर या शॉर्ट स्टम्पी जैसे आकार में या इन दोनों के इंटरमीडिएट फॉर्म में हो सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा हो गया, सेट्सी फ्लाई। तो उसके अंदर ये मुख्य रूप से उसकी मिडगट और सिलाइवरी ग्लैंड है उनके अंदर वास करते हैं। तो मिडगट है, मिडगट के अंदर कौन सी, ट्राइपनोसोम फॉर्म होती है जो कि लॉन्ग सिलेंडर है, और जो सिलाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होती है जो कौन सी है, क्राइथीडियल फॉर्म है। ये इसके अंदर 2 रूपों के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी जो पेलिकल है, पेलिकल की बात करें तो जंतु है, जंतु का जो पूरा शरीर है वो चारों ओर से एक पतली लचीली और जो दर्द आवरण के रूप में जो होता है उससे घिरा रहता है, जिसे अपने पेलिकल कहते हैं। और पेलिकल महीन तंतुओं द्वारा, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, से अवलंबित होता है। ऐसा माना जाता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ब्लड प्लाज्मा में तैरते समय जीव का आकार बनाए रखने में सहायक होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में जो पेलिकल है, पेलिकल के बाद में फ्लेजिला की बात करें तो इसके अंदर अपने को पता है कि जो ट्राइपनोसोमा है वो कौन सा, एक शाभिकी या एक सिंगल फ्लेजिलेटेड जंतु है, और फ्लेजिला बॉडी के पिछले सिरे से निकलकर ब्लीफरोप्लास्ट या जो इसकी बेसल बॉडी है उससे निकलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ शरीर की लंबाई के साथ जुड़ा रहता है और अगले छोर पर स्वतंत्र या फ्री हो जाता है। तो ये इसके अंदर फ्लेजिला आता है। अच्छा, इसकी टीएस की बात करें, अगर फ्लेजिला का अगर टीएस ट्रांसफर सेक्शन अगर देखें तो ये यूग्लिना की जो फ्लेजिला है उसके समान सामान्य 9+2 जो अवस्था है उसके अंदर पाया जाता है। अच्छा, ट्राइपनोसोम प्राणी जब गति करता है, लोकोमोशन करता है, तो इसकी जो तरंगित लहरें हैं वो फ्लेजिला के फ्री एंड से आधार तक चलती है, मतलब जो आगे का पार्ट है, एंड पार्ट है, वहाँ से आधार की तरफ चलती है। जबकि यूग्लिना के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उसके अंदर जो फ्लेजिला की जो तरंगे हैं वो कहाँ, आधार से एंड की ओर चलने वाली
दिशा की तरफ होती है। अच्छा, इसके अलावा जो एक इसके अंदर क्या होती है, एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो जब फ्लैजेला स्पंदन करता है तो इसके साथ जुड़ी पेलिकल खींचकर एक झिल्ली के फोल्ड के भांति रचना बनाती है, जिसे अपने एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। जो अर्ध तरल ब्लड प्लाज्मा है उसमें गति के लिए एक अनुकूलन है। अच्छा, फिर इसकी साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म पेलिकल के द्वारा घिरा रहता है, जिसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म विभेदित नहीं होता है, अलग अलग नहीं होते हैं, पूरी तरह से सारा मिक्स होता है। तो अपना इसको अलग अलग नहीं कर सकते कि ये एक्टोप्लाज्म का पार्ट है और ये एंडोप्लाज्म का है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ज्ञात हुआ है कि इसमें भी यूग्लिना की भांति एक रिजर्वोयर होता है जो कि पोस्टीरियर एंड पर होता है, और फ्लैजेला का जो बेसल ब्लेफरोप्लास्ट है वो इसी रिजर्वोयर के आधार पर स्थित होता है। तो इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है, इसका ये डायग्राम अपन देखो यहाँ पर। ये जो अपने रेड वाला पार्ट दिखा रखा है ये कौन सा है, इसका जो बेसल बॉडी है, और यहाँ पर जो बेसल बॉडी है वो क्या है, इसके रिजर्वोयर होता है, रिजर्वोयर से ही उसका ओरिजिन होता है, वहाँ से निकलता है। अच्छा, इसके साइटोप्लाज्म में शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई एक लंबी माइटोकॉन्ड्रियन होती है। ये जो ग्रीन कलर में दिखा रखी है ये क्या माइटोकॉन्ड्रियन है। और इसके अंदर क्या जैसे माइटोकॉन्ड्रियन है उसके अंदर क्रिस्टी पाई जाती है, और क्रिस्टी क्या है, ट्यूबुलर होती है। अच्छा, ब्लेफरोप्लास्ट के ठीक निकट माइटोकॉन्ड्रियन एक डिस्क के समान रचना बनाती है, जैसे ये ब्लैक स्पॉट में दिखा रखी है, जिसे अपने काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। और काइनेटोप्लास्ट में एक डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। अच्छा, रिजर्वोयर और जो इसका न्यूक्लियस है उनके बीच के अंदर जैसे रेड स्पॉट में दिखा रखी है ये एक गोल्जी बॉडी पाई जाती है, तो इसके अंदर गोल्जी बॉडी होती है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जुड़े भी रहते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्री कंडीशन के अंदर भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में असंख्य जो ग्रीनिश रेफ्टाइल या जिसको अपरिवर्तनीय कणिकाएं कहते हैं वो उसके अंदर पाई जाती है। और ये कणिकाएं कौन सी होती है, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होती हैं। ये सामान्यतः संचित भोजन के कण होते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या ग्लाइकोजन और फॉस्फेट होता है, उनका संचय होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न आकार की वैक्यूल्स भी पाई जाती है, जिनके अंदर इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो स्थित होते हैं। अच्छा, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अलावा बात करें अपने तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और जो साइटोप्लाज्म में एक बड़े आकार का न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में स्थित होता है, और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोहरी और छिद्राकार होती है। उसके अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर केंद्र में जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोप्लाज्म में असंख्य इसके अंदर क्रोमोसोम्स बिखरी हुई कंडीशन में पाए जाते हैं। अच्छा, ये तो इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। फिर इसकी अपनी फिजियोलॉजी की बात, फिजियोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से अपने न्यूट्रिशन, तो जो प्राणी अपने होस्ट की, अपने को पता है कि इसकी लोकेशन क्या है कि अपने जो होस्ट है होस्ट के ब्लड और जो टिश्यू फ्लूइड होता है उनके अंदर रहता है। तो इसका मतलब ये वहीं से अपना आहार या जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करता है। तो न्यूट्रिशन कौन सा होता है उसका, सेप्रोजोइक और ओस्मोट्रोफी, जो मृतोपजीवी प्रकार का इसके अंदर होता है न्यूट्रिशन। अच्छा, सामान्यतः प्राणी अपना जो भोजन है वो बॉडी वॉल की सहायता से अवशोषित करता है, तो जनरल सरफेस के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये जहाँ जिस ब्लड वगैरह जहाँ भी रहता है तो वहाँ से क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज का अवशोषण करता रहता है। अच्छा, फिर अपनी इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो ट्रैपनोसोमा जंतु है वो ब्लड प्लाज्मा में अपना भोजन है वो अवशोषित करता है। तो इसका लंबा पतला शरीर कौन सा, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फॉर्म, मनुष्य के रुधिर में से ग्लूकोज की एक बड़ी मात्रा का अवशोषण कर लेता है। इस अवशोषित ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्ट में ही क्या ब्लड प्लाज्मा से सीधा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा ग्रहण कर रहा है,
तो यहाँ पर क्या करता है, इसके अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो ऑक्सीडेशन है, भोजन का ऑक्सीडेशन है वो होता है और मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती रहती है। इस स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी है वो निष्क्रिय अवस्था में होती है, क्योंकि क्रिस्टी नहीं होती है, नहीं होने के कारण क्या है, वो पूरा का पूरा जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय अवस्था के अंदर होता है। और जब ग्लूकोज के अवशोषण को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार ये अपनी जो बॉडी है, बॉडी से ब्लड का के अंदर से क्या ग्लूकोज का अवशोषण करता है, तो क्यों ये क्या एंटीजन, तो इसके विपरीत जो एंटीबॉडी बनती है, तो उस एंटीबॉडी के उत्पन्न होने के कारण इस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रियन में क्रिस्टी बन जाती है, तो क्रिस्टी का निर्माण हो जाएगा और यह कई एंजाइम्स का संश्लेषण करने के लिए सक्रिय हो जाता है। अपने को पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीडेशन की क्रिया है, वो ऑक्सीडेशन क्या, क्रिस्टी के ऊपर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके कारण होती है, तो उसके ऊपर क्रिस्टी का निर्माण हो जाएगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या, सक्रिय हो जाएगा, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस में बने पायरुविक एसिड का क्रेब्स साइकिल में एक एंजाइम्स के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जो ऊर्जा है वो स्वतंत्र हो जाती है। तो पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका उत्पादन करते हैं। तो इसी स्टेज में ट्राइपनोसोम में जनन क्रिया बंद हो जाती है और यह इंटरमीडिएट रूप में गुजरते हुए आंत्र में छोटे छोटे जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है उनमें बदल जाता है। अच्छा, फिर मान लेते हैं कि भोजन, ये जो ट्राइपनोसोम है वो कहाँ पर, जो सेकेंडरी होस्ट है वहाँ पर प्रवेश करता है। तो सेटसी मक्खी की जो मिडगट है, मिडगट में ट्राइपनोसोम फॉर्म हो और सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन सी, क्राइथीडियल फॉर्म होती है। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, वहाँ पर प्रवेश करने के कारण ब्लड से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो मिल रही है वो मिलना बंद हो जाती है और इसकी माइटोकॉन्ड्रियन में क्रिस्टी का एक विस्तृत जाल बन जाता है और ये पूर्णतः पायरुविक एसिड पर आश्रित हो जाता है, क्योंकि उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगी। ग्लूकोज नहीं मिलने से जो स्टोर्ड मटेरियल है उसी को क्या करता है, ऑक्सीडेशन के द्वारा उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी है वो डेवलप हो जाती है और डेवलप होने के कारण पूर्णतः पायरुविक एसिड पर आश्रित हो जाता है। तो उसी से अपना ऑक्सीडेशन करता है, उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है और अंततः इसके अंदर सिलाइवरी ग्लैंड में मेटासाइक्लिक ट्राइपनोसोम जंतु भोजन नहीं लेते हैं और उसकी माइटोकॉन्ड्रियन लगभग निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसको भोजन नहीं लेंगे तो पायरुविक एसिड के कारण ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है और जो निष्क्रिय अवस्था में जाते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में माइटोकॉन्ड्रियन एक ऐसी नली के समान हो जाता है जिसमें क्रिस्टी नहीं होती। परंतु काइनेटोप्लास्ट का डीएनए फिर भी माइटोकॉन्ड्रियन के लिए कुछ अज्ञात कार्य करता रहता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, फिर अपनी इसकी लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के अंदर ट्राइपनोसोमा के अंदर फ्लेजिला होता है और फ्लेजिला और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन दोनों, तो उनकी जो तरंगित लहरें हैं उनके द्वारा इसमें न्यूट्रिशन होता है, लोकोमोशन होता है। तो ट्राइपनोसोमा जब ब्लड प्लाज्मा में गति करता है तो तरंगित लहरें फ्री एंड से आधार तक चलती है और वो गति प्रदान करती है। तो इस तरह से इसके अंदर लोकोमोशन होता है। फिर अपनी इसकी जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर जो गैसीय विनिमय है, जो गैसों का विनिमय हो रहा है वो, और न्यूट्रिशन के अंदर उसके अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं वो सामान्य इसकी पेलिकल के द्वारा इसके अंदर विसरण के कारण रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, ओस्मोरेगुलेशन होता है वो उसके अंदर पूर्णतः अभाव होता है, नहीं पाया जाता है इसके अंदर ओस्मोरेगुलेशन। तो इस तरह ये इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर और जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में अपने चर्चा की, और जो आगे अपने इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन और जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।